नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक और वो है कोसी मेची रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। तो हाल ही में बिहार सरकार इसको राष्ट्रीय प्रोजेक्ट यानी कि नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करने की मांग उठा रही है। इसका क्या कारण है ये जानेंगे। कोसी मेची रिवर प्रोजेक्ट आखिर क्या है, इसके बेनिफिट्स एडवांटेज क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। आप देख सकते हो द टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, बिहार से एक सेंट्रल फंड्स फॉर कोसी मेची प्रोजेक्ट। यहाँ पे दैनिक जागरण का भी आप आर्टिकल देख सकते हो, कोसी मेची को जोड़ने की योजना पर 90% खर्च करे केंद्र। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोसी मेची नदियों की जोड़ने को योजना नेशनल स्कीम में शामिल करने का अनुरोध किया है। किसने किया है? तो ये आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रहा होगा, ये बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं तारकिशोर प्रसाद और साथ में ये यहाँ के वित्त मंत्री भी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं बिहार के। कौन? तारकिशोर प्रसाद। इनकी मीटिंग हाल ही में हुई यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी से, जिनसे इन्होंने इस बात की डिमांड करी। हालांकि वैसे तो इस प्रोजेक्ट के बनने के टाइम से ही ये डिमांड चली आ रही है और ये डिमांड फिर से बिहार इसको उठाया है। अच्छा, कोसी मेची इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। तो देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। ये जो प्रोजेक्ट था ना, इसको 2019 में अप्रूवल मिला था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दिया था और ये प्रोजेक्ट 4900 करोड़ रुपए का है। कितने? 4900 करोड़ रुपए का है कोसी मेची इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। अच्छा, आखिर ये कोसी मेची रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है क्या? तो ये काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और ये देश का दूसरा मेजर रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है। अब दूसरा है यानी कि पहला भी होगा। जी हाँ, पहला है। पहला केन और बेतवा नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट था ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, सबसे बड़ी बात एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होता है कि इसको किस मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दी। ये जो कोसी मेची रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का अप्रूवल किस मिनिस्ट्री ने दी है? तो वो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और 4900 करोड़ रुपए का ये इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है जो कि बिहार के सीमांचल क्षेत्र में इसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा होगा, सीमांचल रीजन के लोगों को। आप पूछोगे सीमांचल के लोगों को कौन सा ये क्षेत्र आएगा? तो देखिए ये बिहार का मैप देख पाओगे, ये है सुपौल। ठीक है, सुपौल ज़िला बिहार का। और यहाँ पे कोसी नदी एंटर करती है नेपाल के हिमालय क्षेत्र से। ठीक है, नेपाल के हिमालय क्षेत्र से बिहार में कोसी नदी कहाँ पे एंटर करती है? तो वो सुपौल ज़िले में कोसी नदी एंटर करती है। और यहाँ पे जाकर कटिहार में एक कुर्सेला जगह, कटिहार जो ज़िला है उस वहाँ पे कुर्सेला जगह है, वहाँ पर जाके ये गंगा से मिल जाती है। ठीक है, आप ये देख रहे हो, ये है पटना कैपिटल ऑफ बिहार, जो कि यहाँ से ये गंगा नदी गुजरती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। अब सीमांचल क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, ये वाला जो पूरा ये जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र को ये इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, कौन सा? कोसी मेची रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। अच्छा सर, आपने बता दिया कोसी नदी सुपौल में एंटर करती है। ठीक है, एक नदी की तो आपने बता दी, लेकिन यहाँ पे आप दो नदियों की बात कर रहे हो, कोसी और मेची की बात कर रहे हो, तो मेची नदी को भी तो बताओ। तो देखिए कोसी तो बिहार में यहाँ पे आप दिख गया सुपौल में, और जो मेची नदी है ना वो नेपाल की नदी है। ठीक है, जो मेची नदी है वो नेपाल में नदी है और इन दो नदियों को जोड़ने का प्रोजेक्ट है, इंटरलिंक करने का ये प्रोजेक्ट है। अच्छा, क्या इसमें होगा, क्या आइडिया क्या है इसको? तो देखिए आइडिया क्या है, मैं इसको आपको बताता हूँ सिंप्लीफाइड तरीके से। मान लो ये कोसी नदी है, ठीक है, और ये जो नदी हो गई ये मेची हो गई। एम कर देता हूँ और ये के। ठीक है,
यहाँ पे इसको हम लिंक करेंगे एक कैनाल के थ्रू, नहर बनाएंगे। ठीक है, अब ये जो हमने लिंक किया, कोसी आपको पता होगा, इसमें सालों भर पानी होता है और ये नदी बाढ़ के लिए जाना जाता है, जिसके कारण इसको सौरों ऑफ बिहार भी कहते हैं। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, क्योंकि ये नदी बिहार के नॉर्दर्न पार्ट में बाढ़ का कारण बनती है। ठीक है, मेजर कारण जो है ये कोसी नदी है। यानी कि कोसी नदी में ना पानी बहुत ज़्यादा है, ये आप समझ गए। और मेची नदी की जो बात करें, जो नेपाल में ये जो नदी है, इसमें ना पानी बहुत कम है। तो आइडिया ये है कि कैनाल यहाँ पे बना के जोड़ देंगे, इसका जो ज़्यादा पानी है वो इस कैनाल के थ्रू चला जाएगा इसमें। ये अब क्या होगा कि कोई जो मेची नदी है ना, यहाँ पे जो सूखा पड़ जाता है, यहाँ पे इस नदी के कारण यहाँ पे लोगों का बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो क्या होगा कि ये नदी, यहाँ पर नदी की पानी चली जाएगी, वो वहाँ भी मैनेज हो जाएगा, और यहाँ पे तो ज़्यादा पानी ओवरफ्लो हो ही जाता है कोसी नदी में, तो यहाँ भी मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आइडिया है। ऊपर से इसका क्या है, अब ये जो कैनाल बना, ये जो नहर बना, अब इस नहर से इरिगेशन होगा, सिंचाई होगी। अब ये इसके थ्रू जो पानी जा रही है, इसमें मछलियाँ पाल सकते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पे इनलैंड वाटरवेज के तरीके से भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाता है, यहाँ पे बेनिफिट हो जाता है दो नदियों को इंटरलिंक करने का। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो हमने इसकी बात कर ली। अब हम देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या है इस प्रोजेक्ट के। एक अगर हम समराइज़ करें तो क्या बेनिफिट्स निकल के आते हैं। तो पहली बात तो हमने बताया कि यहाँ पे फ्लड कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि अब इस नदी में ज़्यादा पानी है और इससे हम लिंक करके इस नदी में इसका पानी कर रहे हैं, तो बैलेंस अगर ये दोनों पानी कर दे रहे हैं तो यहाँ पे बाढ़ आएगा नहीं, बहुत कम हो जाएगा। जहाँ पे सूखा पड़ रहा है वहाँ भी प्रॉब्लम कम हो जाएगा। ठीक है, वहाँ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा जहाँ पे सूखा पड़ जा रहा है। और इससे दूर दराज के जो क्षेत्र में सूखा पड़ रहा है वहाँ से भी यहाँ से कैनाल के थ्रू पानी ले जा सकते हैं। तो ये चीज़ें भी हो सकती है। ठीक है, तो पहली बात तो हो गई कि यहाँ पे बाढ़ कंट्रोल में आएगा, सूखा भी कंट्रोल में आ जाएगा। दो चीज़ें तो पहली हो गई। फिर जो ये कैनाल बन रहा है, इसके थ्रू जो भी खेत हैं वहाँ हम सिंचाई कर सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि एग्रीकल्चर में बेनिफिट हो जाएगा। इतना ही नहीं, एग्रीकल्चर और उसके अलाइड जो सेक्टर हैं, जैसे इसमें फिशरीज़ का भी पालन हो सकती है, तो वो सब भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो इरिगेशन भी एक आप यहाँ पे बेनिफिट इस प्रोजेक्ट का है। फिर इनलैंड वाटर के तरह यूज़ कर सकते हैं, इनलैंड वाटरवेज। अब जैसे जल मार्ग आप समझते हो, अब जो इसमें जहाज़ चलाया जा सकता है, एक साइड से दूसरे साइड जो सामानों का जो है ले जा सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसके ज़रिए भी हम इस कैनाल के थ्रू ये काम कर सकते हैं। तो इनलैंड वाटर के तरह भी ये यूज़ कर सकता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो इनलैंड वाटरवेज जो होता है ना, ये फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसफॉर्म है। देखिए, कोई भी आज जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, वो ज़्यादातर हम नाव के थ्रू करते हैं, जहाज़ के थ्रू एक्चुअली करते हैं, यानी समंदर के थ्रू हम वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। क्योंकि भारी भारी जो सामान है उसको जहाज़ के थ्रू ले जाया जा सकता नहीं है, और आप ट्रक वगैरह से आप समझ ही सकते हो कि जाए वहाँ पे ले जाना, दूसरे देश में ले जाना, ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। तो इस तरह से यहाँ भी हम एक तरह से इनलैंड वाटरवेज क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अगर दो नदियों को जोड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं डैम तो आप बनाओगे ही। ठीक है, डैम बना रहे हो तो पानी रिज़र्व कर रहे हो, रिजर्वायर की तरह पानी को रिज़र्व कर ही रहे हो। तो पानी को अगर रिज़र्व कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे हाइड्रो पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, और वो पास के इलाकों में आप जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर नेपाल को भी आप इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हो। तो ये सब इस प्रोजेक्ट का जो है वो बेनिफिट है निकल के आता है। अच्छा, प्रोजेक्ट हमने समझ लिया कि आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या, आखिर ये इंटरलिंकिंग का आइडिया है क्या, इसके बेनिफिट क्या हैं। अच्छा सर, ये बताओ क्या इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं क्या रिवर इंटरलिंकिंग का? तो जी हाँ, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि आप ना इन्वायरमेंट से छेड़छाड़ कर रहे हो। पहली बात तो ये समझो
कि ह्यूज कॉस्ट होता है। इस तरह के इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट पे ना काफ़ी पैसा खर्च होता है। आप देख ही पा रहे हो 4900 करोड़ रुपए इसमें लगने वाले हैं, वो एक क्राइटेरिया है। उसके बाद यहाँ पे जो प्रोजेक्ट बनेगा, इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर जो यहाँ पे तैयार होगा, बड़ा बड़ा जो डैम बनेगा, वो उसको कांस्टेंट मॉनिटर करना होगा। जी हाँ, अब इतने बड़े बड़े डैम जो बन रहे हैं वो उसको देखने के लिए केयर टेकर भी तो होगा, उसको देखभाल करने के लिए लोग आपको रखना होगा ऑलवेज। ठीक है, अब रखोगे लोगों को तो उनको सैलरी भी प्रोवाइड करोगे, तो ये भी एक हो जाता है। अब दूसरी बात करें कि इकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी पड़ेगा, एंड ऑब्वियस सी बात है पड़ेगा ही ना, क्योंकि आप खुद समझो इस बात को कि आप एक नेचुरल जगह को आप उसमें छेड़छाड़ कर रहे हो डैम बनाकर और वहाँ पे नदियों को जोड़कर कैनाल बनाकर। ठीक है, तो ऑब्वियसली एंटायर इकोसिस्टम जो होगा उस नदी का जो फिशरीज़ को अफेक्ट करेगा, फ्लोरा फौना उधर होगा वो सब इफ़ेक्ट करेगा, वेटलैंड्स को इम्पैक्ट डालेगा, और दूसरे बायोडाइवर्सिटी जो होंगे उन सब पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, आप समझ ही सकते हो। फिर है कि फॉरेस्ट रिजर्व्स और नेशनल पार्क्स भी इससे अफेक्ट होते हैं। वैसे मैं बता दूं कि कोसी मेची का जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, इसके बीच में जो कोई भी फॉरेस्ट रिजर्व या नेशनल पार्क्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो केन और बेतवा का जो है ना, मध्य प्रदेश का जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट था, वो उसमें नेशनल पार्क्स भी आ रहे हैं, तो इसलिए नेशनल पार्क्स भी इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट में इम्पैक्ट डालता है। आई मीन इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो है नेशनल पार्क्स पे भी इम्पैक्ट डालता है, वहाँ के जीव पे इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, फिर है कि जो फ्लो ऑफ फ्रेश वाटर होगा वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, जिसके कारण मरीन लाइफ अफेक्ट करेगा, समुद्री जीव को ये इम्पैक्ट करेगा। सोशल इम्पैक्ट भी है कि अगर आप बड़े बड़े डैम बना दे रहे हो, रिजर्वॉयर्स बना दे रहे हो, जिसके कारण लोगों का वहाँ से डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। बहुत बार वो डैम टूट गया या फिर डैम कुछ हो गया तो वहाँ से लोगों को हटना पड़ता है, अदरवाइज़ वहाँ पे बहुत बड़ा ह्यूज डिजास्टर्स हो सकता है। फिर एक बात है कि इंटरलिंकिंग जो रिवर हम करते हैं उससे बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स भी उभर के आते हैं, यानी कि बहुत सारे झगड़े भी हो जाते हैं। अब देखो, दो नदियों के बीच में आप कैनाल निकाल रहे हो, तो इस तरह के करने में क्या होता है कि जो एक दूसरे राज्य हैं जो पानियों को लेकर, नदियों को लेकर, वो दो राज्य एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट भी हमें देखने को मिलता है। तो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का जो डिसएडवांटेज है, हम इस कुछ पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं अगर हमें लिखने के लिए आए तो। अच्छा सर, हमने तो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया, प्रोजेक्ट हम समझ गए, प्रोजेक्ट का बेनिफिट्स, प्रोजेक्ट का डिसएडवांटेज, प्रोजेक्ट में कितना लागत है वो सब हम जान गए, प्रोजेक्ट कहाँ बन रही है वो सब हम जान गए, प्रोजेक्ट से किन लोगों को किन क्षेत्रों को उससे बेनिफिट मिलेगा और क्या बेनिफिट मिलेगा, वो सब चीज़ों को हमने यहाँ पे बात कर ली। लेकिन बिहार सरकार इसको नेशनल प्रोजेक्ट क्यों घोषित करना चाहती है, क्योंकि ये तो बिहार में बन रहा है ना, तो इसको नेशनल प्रोजेक्ट क्यों घोषित करना चाहती है? तो देखिए, नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करने से क्या होगा ना, ये 90:10 हो जाएगा। मतलब कि जो 90% जो पैसा होगा इसका, 90% जो खर्चा होगा वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, अगर इसको हम नेशनल प्रोजेक्ट घोषित कर देते हैं तो, और 10% सिर्फ खर्च करना पड़ेगा बिहार गवर्नमेंट को। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हो? तो इसलिए इसको नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करने की मांग उठ रही है। जब से इस प्रोजेक्ट का अप्रूवल मिला है तभी से इस बात की बिहार गवर्नमेंट ये कर रही है। एंड ऑब्वियसली देखो ना, इसका रीज़न भी है कि इसको नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये जो सुपौल है या अभी इस नदी से बन रही है, तो ऑब्वियसली अगर ये इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट यहाँ पे हो रही है तो ये बॉर्डर क्रॉस हो रहा है। ठीक है ना, ये जो बॉर्डर है सुपौल डिस्ट्रिक्ट जो है, ये सुपौल डिस्ट्रिक्ट का ये बॉर्डर है, ऊपर से नेपाल शुरू हो जाता है, तो ऑब्वियसली ये इंटरनेशनल बॉर्डर हो गया। अब इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉसिंग का जो भी वर्क वगैरह होगा वो तो स्टेट गवर्नमेंट का वो वर्क है नहीं। ठीक है, वो कहाँ चला जाता है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के वर्क में चला जाता है ना। इसलिए कहा जा रहा है
कि हमें ये 90:10 का रेशियो कीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट 90% इसका खर्च करे, ये डिमांड चल रही है। ठीक है, समझ गए। तो ये था कोसी मेची रिवर प्रोजेक्ट, इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। ऑब्वियसली आपको यहाँ पे कुछ जानने को मिला होगा और आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बिहार सिविल्स को, क्योंकि हम आपको ऐसी तरह से प्रोजेक्ट और इसी तरह से आपको हम करेंट अफेयर्स बिहार के प्रोवाइड करते रहेंगे। साथ में ऐड करता चलूँ, जो स्टूडेंट्स हमसे नए जुड़े हैं वो आप जान लें कि बिहार सिविल से आपको पूरा साल एग्ज़ाम हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। पूरे साल हम बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं 2 फॉर्मेट में। पहला होता है हमारा मंथली कलेक्शन और दूसरा हमारा होता है टॉपिक डिस्कशन। जैसे हम आज टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, तो मंथली कलेक्शन भी आप चेक कर पाओगे चैनल पर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।